नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। G7 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में मौजूद हैं, जहां उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम है। अभी की खबर के मुताबिक, भारतीय समय के मुताबिक आज करीब सुबह 3:30 बजे से लेकर अब तक पीएम मोदी लगातार ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक व्यस्त रहे हैं। पीएम मोदी ने कोरिया गणतंत्र के राष्ट्रपति यून सुक योल और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की है। इसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन से इतर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। पिछले साल शुरू हुए रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी, पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पूरा क्षण है और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में क्या। जापान के हिरोशिमा में है पीएम मोदी। G7 शिखर में शिरकत करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। जर्मनी के चांसलर से भी पीएम मोदी मिले। बाइडेन से भी मोदी ने मुलाकात की वहां पर, और ज़ेलेंस्की से भी पीएम मोदी मिले थे। फ्रांस के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात पीएम मोदी ने की। तो दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से, तमाम बड़ी शख्सियत से पीएम मोदी वहां पर लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो मुलाकातों का और द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी वार्ता पीएम मोदी ने की है। ज़ेलेंस्की से भी पीएम मोदी मिले हैं और बाइडेन से भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई है वहां पर। आगे बढ़ेंगे। आतंकी संगठन HUT मतलब हिज्ब उत तहरीर के 16 संदिग्ध आतंकियों से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब तक इन संदिग्धों का भोजपुर कनेक्शन भी अब सामने आया है। ATS ने नीमखेड़ा में एक मदरसे पर दबिश दी। पूछताछ में पता चला कि मदरसे से आतंक की दुकान चलाई जा रही थी। इस नए खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एक्शन और तेज कर दिया। रिपोर्ट देखें। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। HUT के संदिग्ध आतंकियों का आज भोजपुर कनेक्शन सामने आया। भोजपुर के पास नीमखेड़ा मदरसे पर ATS ने दबिश दी। पूछताछ में पता चला कि आतंकी मदरसे में आतंक की दुकान चलाते थे। यहां से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। HUT का भोजपुर मॉडल सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई और तेज कर दी। HUT के आतंकी साजिश के जाल हैदराबाद वाया भोपाल भोजपुर तक फैला है। 9 मई को राजधानी भोपाल, छिंदवाड़ा और हैदराबाद से पकड़े गए आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़े संदिग्धों की रिमांड अवधि कोर्ट ने बढ़ा दी। भोपाल कोर्ट ने 10 संदिग्धों की पुलिस रिमांड 24 मई तक बढ़ा दी, जबकि 6 संदिग्धों को न्यायिक रिमांड में भेजा है। HUT के गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन लोगों की योजना MP को दहलाने की थी। वहीं फंडिंग के तार दुबई के कारोबारी से जुड़े हैं। ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इन लोगों की योजना MP में धमाका करने की थी। यही नहीं, संगठन ने एक सुसाइड बॉम्बर को भी तैयार किया था। जिम ट्रेनर संगठन का सुसाइड बॉम्बर था। वहीं संगठन के अलग अलग लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम संदिग्धों की पत्नियां किया करती थी। ATS को मॉड्यूल के फंडिंग के बारे में भी बड़ी जानकारी मिली है।
खबरों के मुताबिक दुबई का एक कारोबारी मॉड्यूल के लिए फंडिंग कर रहा था और हवाला के जरिए इन लोगों तक रकम पहुंचाई जा रही थी। पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए लोग ट्रेनों में फर्स्ट एसी में सफर करते थे। यही नहीं, महंगे लैपटॉप और गैजेट्स का भी इस्तेमाल करते थे। इस बीच हैदराबाद से पकड़े गए HUT आतंकी सलीम के खुलासे के बाद प्रोफेसर कमाल का बड़ा कनेक्शन सामने आया। कमाल ने ही जाकिर नाइक से सौरभ की मुलाकात कराई थी, जिसके बाद सौरभ ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया। सौरभ के पिता ने कमाल पर बेटे के ब्रेन वॉश का आरोप लगाया था। हालांकि प्रोफेसर कमाल अहमद के परिवार ने सौरभ के पिता के आरोपों को गलत बताया है। कमाल के परिवार का दावा है कि सौरभ के घर में पहले से कुरान मौजूद था और अपने पिता की वजह से सौरभ इस्लाम के करीब आया। उसकी सलीम की दोस्ती और लोगों से भी थी। इससे अगर ये एक स्टाफ में ये है और मेरे स्टाफ में इतने सारे, मैं खुद टीचर थी, मेरे स्टाफ में मैं अकेली मुस्लिम टीचर थी। अब मैं मेरा मजहब बदल लेती क्या? वो कह देती कि साहब उन्होंने मुझे कन्वर्ट करा, मुझे हिंदू बना दिया है। तो ऐसा थोड़ी होता है। इसका तो मतलब यह है कि हिंदू मुसलमान को आपस में दोस्ती नहीं रखना चाहिए, है या नहीं? ये बताइए आप। कोई गुनाह है उसको डॉक्टर जाकिर को सुनना या हिंदू को मुसलमान से ताल्लुकात रखना, ये कोई गुनाह तो नहीं है। या उसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि 14 साल के बाद आपको याद आ रही है। ठीक है। सब जितने आरोप हैं पूरे फराड हैं। जब 14 के अंदर इनको मालूम हो गया था कि दिल्ली से कोई आदमी आया, उनके बाप के कहने थे, उसने इनको मुसलमान किया, तो फिर उसी वक्त इनने क्यों एक्शन नहीं लिया? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस वक्त कॉन्टेक्ट में आया हूँ। ATS और NIA ने जिन 16 लोगों को पकड़ा है उनसे लव जिहाद के एंगल से भी पूछताछ हो रही है और इसे लेकर भगोड़े जाकिर नाइक से भी तार जुड़े हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और राज खुलेंगे, साथ ही कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। भोपाल से जितेंद्र शर्मा और शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर मध्य प्रदेश में बीजेपी एक विशेष कैंपेन चलाने जा रही है। इस कैंपेन के तहत बीजेपी सांसद, विधायक और मंत्री अपने अपने इलाकों में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। ये अभियान बूथ लेवल तक चलाया जाएगा। उधर बीजेपी के इस अभियान को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। रिपोर्ट देखें। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश में 30 मई से 30 जून तक विशेष कैंपेन चलाया जाना है। इसमें न केवल सांसद बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के विधायक और मंत्री भी शामिल हो गए। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल में चुनाव है और चुनाव को लेकर जिस तरीके से मोदी फेस को आगे किया जा रहा है उसको लेकर अब सियासत काफी तेज है। आखिर क्या कुछ है आरोप प्रत्यारोप, देखिए इस खबर में। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने का मौका और MP में चुनावी सीजन, इस संयोग का बीजेपी पूरा उपयोग करना चाहती है। भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इसकी पूरी रणनीति भी फाइनल हो चुकी है। पार्टी ने विशेष अभियान का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत नेता और कार्यकर्ता काम करेंगे। कुछ बड़े कार्यक्रम में केंद्र सरकार के बड़े मंत्री, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र के बड़े नेताओं की लोकसभा क्षेत्र में सभाएं होंगी और मध्य प्रदेश के लिए सौगातों की बारिश होने की भी पूरी उम्मीद है। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि कम से कम 25 घरों तक जाएं और मोदी सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाएं। MP में बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस तंज कसती है। कांग्रेस का कहना है कि सूबे में बीजेपी के चेहरों का असर कम हो चुका है, लिहाजा नरेंद्र मोदी के नाम का सियासी माइलेज लेने की कोशिश अब की जा रही है।
तो अब सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए ऊपर मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब इनका चेहरा तो यहाँ पर स्वीकार हो नहीं रहा है। लेकिन ये भूल गए हैं कि अब डबल इंजन की सरकार ही नाकाम हो चुकी है। चाहे मोदी जी के चेहरे को ले आएँ, चाहे शिवराज जी के चेहरे को ले आएँ, जनता इनको चुनने नहीं वाली है। और ये अब प्रमाणित हो गया कि शिवराज जी चेहरा नहीं है, शिवराज जी का चेहरा जनता को पसंद नहीं है और अब चेहरा बदलना मजबूरी है। और अगर चेहरा बदलेंगे तो मोदी जी का लाके इसलिए रखा गया है ताकि जो 7 सीएम इन वेटिंग है उनके चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ी जाए, बस और कुछ नहीं है। उधर बीजेपी का दावा है कि एमपी में मोदी मैजिक के साथ साथ शिवराज का जादू बरकरार है, जबकि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। देखिए, कांग्रेस और कमलनाथ जी दोनों भयभीत हैं और आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी कई बार बोल चुके हैं कि भाजपा संगठन और भाजपा से हम लोग जीत नहीं पाएंगे। अब वो एक नया शगुफा लेके आए, शिवराज जी की जो बातें कर रहे हैं। पर मध्य प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी को भी लाड़ ने प्यार करती है और माननीय शिवराज जी को भी करती। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी जो जन कल्याण की प्रदेश की नीतियां हैं उसको जनता सराह रही है। बहरहाल इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव भी। ऐसे में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने का मौका बीजेपी अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने में करना चाहती है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18, भोपाल। विधानसभा चुनाव में सियासी दलों ने जाति समीकरणों को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। बात बीजेपी की करें तो एमपी में बीजेपी ने एससी वोटर्स को साधने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी को इसी एक्शन प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के वोटरों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी सरकार ने सागर में पीएम मोदी की मौजूदगी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर ली है, जिसके जरिए अनुसूचित जाति वोटरों को साधा जा सके। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जाति समीकरणों को धार देने का काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी ने प्रदेश की अनुसूचित जाति आबादी को साधने के लिए बड़ी योजना तैयार की है। सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम पार्टी ने बनाया है। जानकारी के मुताबिक 12 से 20 जून सागर की बीना में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन पर बीजेपी का कहना है कि अगर किसी समाज की आस्था किसी के प्रति है तो उसका भी ध्यान पार्टी रखती है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमारा संगठन हो, हम लोग सभी सांस्कृतिक अभ्युदय के पक्षधर हैं और सांस्कृतिक अभ्युदय जब भी होता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता उत्साहित होती है, उल्लासित होती है। इसमें यदि कोई ना कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं तो निश्चित रूप से उनका भी स्वागत करने का सबका मन रहता है। अभी कुल मिला के ये लगभग सब कार्यक्रम तय होना पूरा बचा हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि जिस वर्ग के लिए हम लोग विशेष चिंता करते हैं, लगातार उनके लिए सक्रियता से काम करते हैं, उनको हमारी योजनाओं को पहुंचाते हैं, उनकी यदि कहीं पर आस्था है, हम सबकी आस्था है और उस आस्था के केंद्र को यदि हम स्थापित करते हैं तो ये अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए हर्षपूर्ण और गौरव का विषय है। दरअसल सागर में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का मंदिर बनाने की तैयारी है। सीएम शिवराज ने इसका ऐलान किया था। मंदिर निर्माण के लिए जमीन का आवंटन हो चुका है। हालांकि कांग्रेस इसे सियासी चश्मे से देख रही है। संतों के नाम पर भी इस तरीके के कार्यक्रमों के लेकर चलने की आदी है। वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अत्याचार की घटनाएं हो, चाहे प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आम जनता का ध्यान भावनात्मक रूप से मोड़कर उनको इन मुद्दों से इतर रखने की गरज से इस तरीके के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सागर में संत रविदास का मंदिर बनाकर बीजेपी एससी वोटर्स को साधने की कोशिश में है। सागर सहित दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और रायसन में एससी वोटर्स की भूमिका काफी अहम है। ऐसे में संत रविदास का भव्य मंदिर बनाकर बीजेपी एक एससी वोटर्स एक पॉजिटिव संदेश देना चाहती है। चुनावी सीजन में हर मुद्दा सियासी हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले हर मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में जारी हुआ सामने आया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के रिजल्ट का भी है।
बीजेपी ने इस रिजल्ट पर पीसीसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदारों के चयन को बीजेपी ने सूबे के युवाओं के साथ धोखा बता दिया। उधर कांग्रेस का कहना है कि किसी का रिश्तेदार होना कोई गुनाह नहीं। छत्तीसगढ़ में पीएससी के रिजल्ट के आने के बाद यहां पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस भर्ती में व्यापक गड़बड़ी है, वो बरती गई है। तो वही कांग्रेस का कहना है यदि बीजेपी के पास सबूत हैं, तथ्य हैं, तो उसे पेश किया जाए, बेवजह के आरोप ना लगाए जाए। छत्तीसगढ़ में पीएससी रिजल्ट पर जमकर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी लगातार रिजल्ट में गड़बड़ी और सीटों की खरीदी बिक्री का आरोप लगा रही है। इसी लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने आयोग के दफ्तर में जमकर हंगामा भी किया। दरअसल 2021 पीएससी का रिजल्ट इसी महीने 11 मई को जारी किया गया था। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के रिश्तेदारों का चयन हुआ। बीजेपी इसे राजनीतिक रंग दे रही है। पार्टी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने रिजल्ट में गड़बड़ी कर अपने रिश्तेदारों का चयन किया है। बीजेपी इसे सूबे के युवाओं से धोखा करार दे रही है। पीएससी के जो परिणाम आए हैं और छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से इस पीएससी के रिजल्ट पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें जो नाम है, उन नामों को लेकर छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इस सरकार के सामने उस सूची को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ छत्तीसगढ़ के मेहनतकश युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस बीजेपी के सारे आरोपों को खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चयनित बच्चों का किसी अधिकारी या नेता का रिश्तेदार होना अपराध नहीं है। इस बात का योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं को बीजेपी शासनकाल के मामलों की भी याद दिलाई। किसी का रिश्तेदार होना कोई गुनाह नहीं, चाहे वो अधिकारी हो या नेता। इसके कारण किसी की प्रतिभा पे सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी इस समय बिलो द बेल्ट राजनीति कर रही है। उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था को बदनाम करने में जुटे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के व्यापक घोटाला को भी देखा है। जब पीएमटी की एक साल में 4 परीक्षा हुई थी, इस प्रदेश के लोगों ने इसी पीएससी में भारतीय जनता पार्टी के समय 2005 में हुई गड़बड़ियों को भी देखा है, जब कि तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष को राज्यपाल ने सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के पास गड़बड़ी से जुड़ा कोई तथ्य है तो दें, जांच कराई जाएगी। बहरहाल सियासी लड़ाई में राज्य लोक सेवा आयोग की छवि पर खराब असर पड़ रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि बीजेपी नाहक ही इस तरह के आरोप है वो लगा रही है। इससे पहले भी जब भी पीएससी के परिणाम आए हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के बच्चों के जो नाम है वो सामने आए हैं। तो इस तरह से बेवजह के आरोप है वो लगा रही है बीजेपी। और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि यदि तथ्य है बीजेपी के पास तो वो जो है सौंपे। लेकिन पीएससी के परिणाम को लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीति है वो हो रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ निगोल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में पीएससी के रिजल्ट पर घमासान इस समय मचा हुआ है। बीजेपी युवा मोर्चा ने इसको लेकर हल्ला बोला था, लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया था और आरोप लगाए थे कि अधिकारियों के रिश्तेदारों का चयन हुआ है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और कांग्रेस के अलग ही तर्क हैं। कांग्रेस का कहना है कि क्या अधिकारियों के रिश्तेदार का होना गुनाह है, और बीजेपी के उलट उनके पुराने दिनों की याद दिलाई। जैसा कि आपने देखा कि व्यापम के कथित घोटाले की याद यहां पर कांग्रेस बीजेपी को दिलाती हुई नजर आई है, जब पीएससी रिजल्ट पर छत्तीसगढ़ में घमासान हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक्शन मोड में है। हाल ही में हुई कार्य समिति के बैठक के बाद बीजेपी ने गांव के मुद्दे उठाने की रणनीति बनाई थी और अब गौठानों के हाल का पोल खोलने के लिए पार्टी निकल पड़ी। बीजेपी ने चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत तमाम नेता गौठानों का जायजा लेने निकल पड़े हैं। वहीं विपक्ष के इस अभियान पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बौखला गई है।
रिपोर्ट देखें। वो गाय बंधी हुई है, ठीक। अब वो गाय बंधी है तो सुबह से लेकर के वहां तो 1 रुपये जाकर गोबर नहीं आया, जरा सा गोबर नहीं है। तो ये गोबर आ कहां से रहा है? घास खरीद कौन रहा है? संचालन कौन कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चरने का स्थान है और उनके नेता लोग समूह को आगे करके अपनी दुकान चला रहे हैं। ये स्पष्ट आरोप भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये राजेश मुणत और उनका आरोप है कि बीजेपी ने कांग्रेस ने अपना चारागाह इसे बनाकर रखा हुआ है। इनका कहना है कि पूरे प्रदेश भर में जो है वो अलग अलग गौठान जाएंगे और उसकी पोल खोलेंगे। सारे तौर पर 5 चुनाव बचे हुए हैं और बीजेपी ने अब अपनी रणनीति बदली है। शहर से अब जो है वो उन योजनाओं पर फोकस करेगी जो गाँव में चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को गांव के मुद्दे पर घेरने के लिए बड़ी रणनीति के तहत चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत की है। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी अब ग्रामीण मुद्दों को उठाकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। इसके तहत 20 मई से 24 मई तक बीजेपी अभियान चलाएगी। इस दौरान किसान, आदिवासी और गौठान के मुद्दों पर चौपाल लगाएगी। पार्टी ने इस बड़े अभियान की शुरुआत जिला और मंडल स्तर पर की है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग गौठानों में पहुंच रहे हैं और हालात का जायजा भी ले रहे हैं। वहीं खुद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी जांजगीर चांपा के एक गौठान का निरीक्षण करने के लिए जा पहुंचे। अभी हम लोगों ने हमारे साथियों के साथ में नैला के गौठान का निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं हम लोग गौठान के परिसर पर ही खड़े हैं। यहाँ पर कोई गौ माता नहीं है, एक भी नहीं है। इस गौठान में गौ माताओं के लिए न छाए की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है। और सिर्फ इसी गौठान में नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी गौठानों में यही आलम है। अभियान की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर सियासी हमलों की शुरुआत कर दी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया है कि जब नरवा घुरवा बाड़ी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है तो फिर फंड कहां से आता है। चंद्राकर ने कहा कि सरकार के पास बजट नहीं है लेकिन 9000 गौठान बना लिए हैं। बीजेपी इसे करप्शन से जोड़कर देख रही है। एकमात्र ऐसी सरकार है पूरी दुनिया में जो मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है नरवा गुरुवा घरवा बारी, उसके लिए 1 रुपये का बजट नहीं है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आया, इसमें क्या क्या बनना है, कितनी अवधि में बनना है। आज तक विधानसभा को अवगत नहीं कराया गया, ग्राम सभा को अवगत नहीं कराया गया, पंचायत को नहीं कराया गया और ये थोप दिया गया। उधर कांग्रेस को बीजेपी के अभियान में विपक्ष की बौखलाहट नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता खुशहाल है और इसे देखकर बीजेपी बौखला गई है। भरोसा तो केंद्र की सरकार खो चुकी है 9 सालों में, और जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी का बयान रहता है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा कुछ मानसिक परेशानी है और जिसका इलाज होना चाहिए। और निश्चित रूप से इन 4.5 सालों में उनकी मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। आज जो भरोसे का सम्मेलन पाटन में जो होने वाला है, तो निश्चित रूप से ये भरोसे का सम्मेलन केवल पाटन में नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। बीजेपी ने गौठान से सियासी घमासान की शुरुआत कर दी है। पार्टी का कहना है कि गौठान में न गाय है, न चारा है और न ही गोबर की खरीदी हो रही है। बहरहाल गौठान अभियान सूबे की कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजना है और बीजेपी की कोशिश इसी योजना की गड़बड़ियां गिनाकर सियासी माइलेज लेने की है। रायपुर से ममता लांजेवार के साथ न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना कि गौठान योजना छत्तीसगढ़ कांग्रेस की फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत सरकार ने वाहवाही लूटी।
किसानों को फायदा भी हुआ कहा जाता है इस योजना से। लेकिन बीजेपी अब इसी योजना को लेकर सरकार को घेर रही है। बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत बीजेपी के तमाम नेता गौठानों का रुख करेंगे, गौठानों की तरफ निकलेंगे और वहां के हालात देखेंगे, जनता के सामने गौठानों के हालात को रखेंगे और राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं उनको बताएंगे जनता को। ये सब आने वाले विधानसभा चुनाव के फैक्ट। तो इसी के साथ ही खबर में दम है। मैं फिलहाल इतना ही।